नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग मणिदीप के एसएसटी बुक का ज्योग्राफी चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है एटमॉस्फेयर। यहाँ पे देख सकते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है उसको समझेंगे, और इस चैप्टर को आप लोग पूरी ध्यान से देखेंगे, एक एक चीज़ समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं एटमॉस्फेयर क्या है। अगर बात करें एटमॉस्फेयर का, तो एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर द ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज नोन एज द एटमॉस्फेयर। इसका मतलब है कि हमारा जो ये अर्थ है, अर्थ के सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स का मतलब चारों साइड, ये सराउंडिंग्स, ये एक अर्थ का जो सराउंडिंग्स है ये एक चादर के जैसा ढका हुआ है। किस चीज़ से? हवा से ढका हुआ है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। और इसका जो हाइट है लगभग ये कितना तक हो सकता है? द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड मोर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स अबव द अर्थ सरफेस। जो अर्थ का सरफेस है ये हमारा, यहाँ से कितना दूर तक हो सकता है? लगभग थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स हो सकता है। यहाँ जहाँ की अर्थ का ग्रेविटी आप वहाँ पे फील कर सकते हो, इसके आसपास यहाँ पे अर्थ का ग्रेविटी फील हो सकता है। तो इतना दूर है हमारा एटमॉस्फेयर। बातें समझ में आ गया सबको? चलो क्लियर है। चलो अब देखेंगे जो एटमॉस्फेयर है हमारा, उसी में हमारा आता है कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर सबसे पहले समझिए कि कंपोजिशन का क्या मतलब होता है। कंपोजिशन का मतलब होता है मिलावट या मिश्रण। तो किसका मिश्रण? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में किस चीज़ का मिश्रण है, किस चीज़ का कंपोजिशन से? तो ये तो सबसे पहले जानते हैं, एयर है एटमॉस्फेयर में। तो एयर विच मेक्स अप द एटमॉस्फेयर, एयर जो है एटमॉस्फेयर को बनाता है। और ये क्या है एयर? द मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस। एयर क्या है? द मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस। और ये नाइट्रोजन से बनता है, आपका ऑक्सीजन से बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है। और जो रिमेनिंग गैसेस है जैसे कि आर्गन हो गया, ओजोन हो गया, वाटर वेपर हो गया, ये सारे के सारे जो गैसेस हैं ये सब मिला करके क्या बनाते हैं? एयर बनते हैं। इतना समझ में आ गया। अब देखिए इसमें क्या बातें पढ़नी है आपको कि जो एयर में हमारा एटमॉस्फेयर के एयर में जो है, एटमॉस्फेयर कैसे बनता है? एयर से। और उस एयर में कई सारे गैसेस का कंपोजिशन है। तो आपको बताना है कि नाइट्रोजन का कंपोजिशन जो हमारे एयर में वो कितना है? तो 78% है। ऑक्सीजन का कितना है? 21% है। एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटमॉस्फेयर ये 21% ऑक्सीजन का। और कार्बन डाइऑक्साइड का देखें तो आप 0.03% आपको मिल जाएगा। एंड द रिमेनिंग 0.97% मिल जाएगा। एंड टोटल मिला के आपको कितना पूर्णा चाहिए? 100%। आप देखिए सबको जोड़िए, 100% हो जाएगा। तो ये जो 0.97% है ये अदर गैसेस है। अदर गैसेस में क्या क्या है? तो आर्गन है, ओजोन है जिसको O3 कहते हैं, और वाटर वेपर, वापर H2O जिसको बोलते हैं H2O। बात समझ में आ गया? चलो तो ये हो गया। अब आपको क्या पढ़ना है? पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। पार्टिकल्स भी होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स। क्या लिखा है? डस्ट पार्टिकल्स आल्सो आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर ऑल्दो द गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, गैसेस तो है ही, आप देख भी सकते हैं, आर यूज्ड द सर्टेन प्रोसेसेस, they are also released back in the atmosphere in other processes, thus the composition of lower part of the atmosphere remains fairly constant। यानी जो हमारा ये एटमॉस्फेयर का निचला पार्ट है, जैसे ये हमारा अर्थ है, अर्थ के चारों साइड में क्या है? ये एटमॉस्फेयर है। तो ये जो ये पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर है, तो इसका इधर लोअर पार्ट में क्या है? फेरी है, यानी आसानी से ये सब चीज़ मिल जाएगा आपको। आसानी से ऑक्सीजन मिल जाएगा, आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। इधर धीरे धीरे क्या होता है? कमते जाता है। ये बात को कह रहा है। तो इतना बातें समझ में आ गया होगा। चलिए आगे। क्या है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन is converted to nitrogen compounds by lightning and by the certain types of organisms such as the nitrogen fixation bacteria present in the soil, roots of the plants, and plants absorbs nitrogen compounds and they converted to the proteins. Animal take proteins by the
eating plants and other animals, and nitrogen returns to the atmosphere when denifying bacteria act on the animal waste and the dead bodies of the plants and animals. Important क्वेश्चन है यहाँ पे। देखिए क्या कह रहा है कि जो हमारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, ये कन्वर्टेड होता है टू नाइट्रोजन। ये कन्वर्टेड होता है किसमें? नाइट्रोजन कंपाउंड्स बाय लाइटनिंग। जब लाइटनिंग होता है हमारे यहाँ लाइटनिंग होता है या फिर सर्टेन टाइप ऑफ एक बैक्टीरियाज होता है, ये दोनों मिल करके नाइट्रोजन कंपाउंड्स बनाते हैं। क्या बनाता है? नाइट्रोजन कंपाउंड्स, कन्वर्टेड टू नाइट्रोजन कंपाउंड्स। नाइट्रोजन कंपाउंड्स क्या है? नाइट्रोजन कंपाउंड्स जैसे कि आपका प्रोटीन हो गया नाइट्रोजन कंपाउंड से, अमोनिया हो गया नाइट्रोजन कंपाउंड, जिसमें भी नाइट्रोजन की मात्रा मिली हुई है उसको हम लोग नाइट्रोजन कंपाउंड्स कहते हैं। तो ये नाइट्रोजन कंपाउंड्स बनाते हैं कौन? लाइटनिंग बनाते हैं जब बिजली कड़कती है, या फिर सच और ऐसा कुछ ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया को फिक्सेशन करते हैं वो भी नाइट्रोजन कंपाउंड्स बनाते हैं। तो ऐसा ही क्या होता है कि मान लीजिए जो हमारा प्लांट है, ये एक प्लांट है, इधर का प्लांट है, ये प्लांट है, इसके रूट में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं। वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, यहाँ पे जो नाइट्रोजन है उसको कैप्चर कर लेते हैं, ये कैप्चर कर लेते हैं। और जब ये कैप्चर कर लेते हैं इस बैक्टीरिया को, तो कैप्चर करने के बाद क्या होता है, ये इसके अंदर आ गया और इसके थ्रू ये पूरा पेड़ में चल गया, इधर चला गया, इधर चला गया, सब जगह पे। अब इधर से एक पशु आया और उसको खा गया। जब पशु खाया तो अब जो ये नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन कंपाउंड्स है, ये नाइट्रोजन कंपाउंड्स कहाँ आ गया? इसके शरीर में, पेट के से, मतलब ये जो जानवर आया है उसके पेट में आ गया। अब ये इसके पेट में आ गया, अब क्या हो गया? अब ये डस्ट निकालेगा, और डस्ट निकालेगा तो ये डस्ट निकलेगा, डस्ट नहीं मतलब डंक जिसको बोलते हैं, डस्ट नहीं सॉरी, डंक निकाल के अब ये जो छोड़ दिया है, अब इसको क्या करेगा? बैक्टीरिया फिर से वापस खाएगा। तो आप समझ रहे हैं, नाइट्रोजन अब यहाँ से बैक्टीरिया जब इसको खा गया पूरा, तो ये नाइट्रोजन फिर से वापस कहाँ पे आ गया? इसी में रिलीज होके नाइट्रोजन सारा कहाँ गया? यहीं पे। बात समझ रहे हैं कैसा कैसा प्रोसेस है? तो यही चीज़ें को बता रहा है कि प्रोटीन सीटिंग करते हैं प्लांट्स, और एंटरिंग करने के बाद फिर रिटर्न्स एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। वो जब बैक्टीरिया उसको डेनिफाइंग कर देता है, उसको कम्प्लीटली ब्रेकआउट कर देता है, उसको ख़त्म कर देता है ना? इतना बातें समझ में आ गया होगा। चलिए आगे का देखेंगे आप। ऑक्सीजन का क्या यूज है? तो ऑक्सीजन इज यूज्ड अप इन द प्रोसेसेस लाइक द रेस्पिरेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। आप तो जानते हैं इस बात को कि ऑक्सीजन का यूज ऑर्गेनिजम्स को रेस्पिरेशन में होता है, दूसरा बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स होता है, और द डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स, जो सड़ते हैं कोई भी चीज़ तो वो भी ऑक्सीजन की वजह से सड़ता है। जैसे कि लोहा में जंग लगना, तो वो जो लोहा में जंग लगना वो किस लिए हो पाता है बताइए? ऑक्सीजन की वजह से। हाँ, इट इज रिप्लेस्ड बाय द ऑक्सीजन रिलीज्ड बाय द प्लांट्स। और ये उसका पूर्ति कहाँ से होता है? तो ग्रीन प्लांट्स होता है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस से होता है। फोटोसिंथेसिस आप जानते हैं। सिमिलरली द कार्बन डाइऑक्साइड यूज्ड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस एंड रिप्लेस्ड बाय द कार्बन डाइऑक्साइड। अब सोच लो, रेस्पिरेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या यूज है? जब रेस्पिरेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स होता है, हम लोग जब रेस्पिरेशन लेते हैं, सांस लेते हैं, तो उससे जो कुछ चीज़ें निकलती है बन के, वो ऑक्सीजन निकलता है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। और कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ लोग क्या करता है? उसको एनर्जी फॉर्मेशन में यूज़ करता है। जब ये सब चीज़ें होता है और जब फॉसिल फ्यूल जलेगा तो उससे भी कुछ कार्बन निकलता है। तो ये सारे के सारे जितने भी कार्बन्स निकलते हैं ये सारे पेड़ के पास जाते हैं। और पेड़ क्या कहते हैं? पेड़ इसको लेके एनर्जी बनाता है, एनर्जी बनाता है तो एनर्जी अपना यूज़ कर लेता है और बाकी उससे ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करता है, वो फिर ऑक्सीजन हमारे पास आ जाता है। तो कैसे कार्बन डाइऑक्साइड के वजह से हमारे यहाँ पे दोनों काम हो जाते हैं, यानी ऑक्सीजन रिलीज हुआ और CO2 रिलीज हुआ। तो ये जो ऑक्सीजन है ह्यूमन बॉडीज या फिर ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये सब छोड़ते हैं, सॉरी लेते हैं। तो ये CO2 कौन लेते हैं? पेड़ लेते हैं। तो ये पेड़ लेते हैं CO2। जब ये पेड़ लेते हैं तो यहाँ से ऑक्सीजन फॉर्मेशन होता है, O2 ऑक्सीजन फॉर्मेशन होता है, तो ऑक्सीजन यहाँ आ जाता है। और ये जब
एक ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन लेता है तो उससे CO2 का ये स्राव करता है, तो CO2 इधर लेके चला आता है, तो वापस एक बैलेंसिंग बन जाता है एक दूसरे के बीच में, तो हमारा नेचर क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। सिंपल बात है। यहाँ पे देखेंगे और थोड़ा सा इसमें फ्यूल वगैरह के बारे में। चलिए, ऑफ फ्यूल्स एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स, उसको भी सड़ाने में, जब देखो 3 चीज़ें आपको ध्यान रखना है, एक तो ऑर्गेनिज्म का सांस लेने में, दूसरा बर्निंग फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स, उसको बर्न कराते हैं तब भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और जब ऑर्गेनिक मैटर सड़ता है तब भी ऑक्सीजन का ज़रूरत है। लेकिन क्या है, जस्ट जब यहाँ पे सांस ले रहा है आदमी तब इससे ऑक्सीजन तो ले रहा है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, जब यहाँ पे जल रहा है तो ऑक्सीजन का ज़रूरत तो हो रहा है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है। यहाँ पे भी ये डिकेइंग मैटर्स जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को लेके गला तो रहा है उसको, लेकिन सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड भी निकाल रहा है। तो इसका क्या मतलब है, समझे बात को, ये चीज़ें है ना, यही चीज़ें लिखा हुआ। एंड दस द नेचर हैज़ वेज मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ गैसेस। तो नेचर क्या करता है, इस गैसेस का जो बैलेंसिंग है उसको बैलेंस करके रखता है एटमॉस्फेयर में। हाउएवर ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर डिस्टर्बिंग द बैलेंस ऑफ पॉल्यूशन। अब अगर ह्यूमन बॉडी जिसमें ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा छोड़ देगा तब एयर ख़राब होगा कि नहीं, हमारा नेचर का जो नेचर से बना हुआ एयर है, अगर उसमें खूब ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, खूब ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे तो एयर हमारा ख़राब होगा कि नहीं, यस या नो। तो वही जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से डिस्टर्बिंग होता है एयर में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन समझ में आया, एनी अनडिजायरेबल चेंजेस इन द कंपोजिशन ऑफ एयर नॉन इज द एयर पोल्यूशन। समझ में, कि जो ऐसा चीज़ जो एयर में नहीं होना चाहिए उसको मात्रा को हम लोग बढ़ा दे रहे हैं, तो ये क्या हो गया, एयर पोल्यूशन हो गया, क्योंकि एयर गंदा हो गया, क्योंकि जितना नेचर के हिसाब से होना चाहिए उतना नहीं, उससे ज़्यादा हो रहा है, तो उस वजह से एयर पोल्यूशन हो गया। दिस मे हैपन्स इन प्रोसेस ऑफ रेगुलेटिंग, इस प्रोसेस को ये रेगुलेट करने की ज़रूरत है। कंपोजिशन ऑफ एयर डिस्टर्ब्स इफ हार्मफुल सब्सटेंसेस आर एडेड टू द एयर। हार्मफुल सब्सटेंसेस को ऐड करोगे एयर में तो खराब तो होगा ही। सब्सटेंसेस दैट द कॉजेस पॉल्यूशन ऑफ द, ये आप समझ में आ गया पॉल्यूशन क्या है, तो पॉल्यूटेंट्स, जैसे जो चीज़ें एयर में मिल रही हैं तो एयर को गंदा कर रहा है, तो जो एयर गंदा हो रहा है उसको बोलेंगे एयर पोल्यूशन, है ना, जो गंदा हो रहा है उसको बोलेंगे एयर पोल्यूशन। और जो चीज़ें गंदा कर रहा है, जो उसमें सब्सटेंसेस उसमें मिल रहा है जाके, उस सब्सटेंसेस को बोलेंगे पॉल्यूटेंट्स। क्या बोलेंगे उस सब्सटेंसेस को, पॉल्यूटेंट्स। इतना समझ में आया, चलो क्लियर बात है। अब कुछ थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं इसका। यहाँ पे देखोगे इन सिटीज़ में, इंडस्ट्रीज एरियाज़ में, ऑटोमोबाइल्स में, फैक्ट्रीज़ में, चीफ पोल्यूटिंग एजेंट्स, वहाँ पे चीफ पोल्यूटिंग एजेंट्स क्या हैं, दे एमिट लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेस, बहुत ज़्यादा गैसेस, उसमें गैस में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड एमिट करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड एमिट करते हैं। ये सब जो गैसेस है बहुत खतरनाक हैं, और ये हमारे जो नेचुरल एयर से फ्रेश एयर है उसको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉइंग करते हैं, उसको ख़राब करते हैं, उसको क्या बनाते हैं, पोल्यूट बनाते हैं। तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, इसकी वजह से एयर गंदा होता है तो उसको बोलते हैं एयर पोल्यूशन। लेकिन जिसके वजह से हो रहा है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या कहलाएगा, एयर पोल्यूटेंट्स। बात समझ में है। दे आल्सो इमिट सॉलिड पोल्यूटेंट्स को भी इमिट करते हैं। कैसे करते हैं, सच एज द अनबर्न्ड कार्बन्स, जब हम लोग कार्बन्स को जलाते हैं तो वो अनबर्न्ड हो जाता है, उसका अनबर्न्ड पार्टिकल्स फ्यूल्स जो होता है वो मिल जाता है कहाँ पे, एयर में, तो वो सॉलिड पार्टिकल्स भी हो जाते हैं। सम ऑफ एमिशंस सब्सटेंसेस सच एज द कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड कंपाउंड्स ऑफ पॉइजनस मेटल्स लाइक लेड आर हार्मफुल फॉर अस। जब हम लोग ये लेड देखो कैसे निकलता है, जब गाड़ी चलती है, ये बाइक वाला, ये जब गाड़ी चलती है तो इसमें जो पेट्रोल जलता है, उस पेट्रोल के जलने से जो धुआं निकलता है ना, वो धुआं में रहता है लेड। अब सोचो लेड क्या है,
लेड शीशा, जिसको शीशा बोलते हैं। तो लेड शीशा है, सोचिए ये हमारे एयर में आ रहा है। अब उसको एक आदमी यहाँ पे एकदम बढ़िया से उसको स्मेलिंग कर रहा है, स्मेलिंग कर रहा है, ले रहा है, क्या होगा इसका? इसके फेफड़े में जाएगा लेड कि नहीं? वहाँ पे जब बैठेगा फेफड़े में लेड तो क्या हाल होगा उसका? फिर लंग्स कैंसर हो सकता है उसका, लंग्स खराब हो सकता है, लंग्स में होल हो सकता है, कई सारा प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो इस वजह से हम लोग को एयर को एकदम प्योर रखना ज़रूरी है। लेकिन अभी लगता नहीं है कि प्योर हो पाएगा, क्योंकि धीरे धीरे और इंडस्ट्रीज बढ़ ही रहा है, इन मतलब इररिलेवेंट है कि नहीं? नेचुरल एजेंट्स क्या है इसका? नेचुरल एजेंट जैसे कि नेचुरली ये कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं, तो नेचुरली करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसको बैलेंस कर लेता है नेचर। लेकिन नेचुरली में इसका पॉल्यूटेंट्स या एजेंट्स क्या हैं? तो पोल्यूशन कैसे होता है नेचुरली? तो जो वैल्केनो होता है वो रिलीज ह्यूज अमाउंट ऑफ डस्ट, वैल्केनो डस्ट ये रिलीज करता है। जब वैल्केनो फटता है तो उससे कितना सारा धुआं निकलता है, उस धुआं में कितना सारा डस्ट रहता है कि नहीं? बहुत सारा डस्ट रहता है। तो आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। एंड पॉइजनस गैसेस भी होता है उसमें, एस भी होता है, धुआं, कोहरा, और एटमॉस्फेयर में ये सारे के सारे चले जाते हैं। और जैसे एटमॉस्फेयर में जाते हैं उसके बाद क्या होता है? जैसे ही एटमॉस्फेयर में जाता है तो क्या होता है अब बताइए? हमारा एटमॉस्फेयर एकदम ख़राब हो जाता है, गंदा हो जाता है, एयर वाला पूरा एकदम सेक्टर गंदा हो जाता है। चलिए अब बात करेंगे हम लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर क्या है? द ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज द एटमॉस्फेयर में डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। कितने पार्ट्स में डिवीजन है? 5 पार्ट्स में। कौन कौन से पार्ट्स हैं आप देखेंगे? स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम्स, बॉटम से स्टार्टिंग होके, तो पहला बॉटम्स में क्या है? ट्रोपोस्फेयर, दूसरा है स्ट्रेटोस्फेयर, है ना, दूसरा, तीसरा है मेसोस्फेयर, चौथा है थर्मोस्फेयर, पांचवा है एक्सोस्फेयर। ये 5 हैं। कौन कौन? एक बार फिर से, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ये 5 के 5 क्या है आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए। और ये किधर से है आप बताइए? ये किधर से है? तो ये स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम्स, बॉटम्स का मतलब नीचे से स्टार्ट है, यानी पहला लेयर ये आएगा, दूसरा लेयर ये, तीसरा लेयर ये, चौथा लेयर ये, पांचवा लेयर ये आएगा। इसी को हम लोग, और ज़रूरी है ये एग्जैक्ट वगैरह नहीं है, अभी हम इसको बताएंगे। कुछ वेरी थिक है, कुछ बहुत पतला है, इसको हम बताएंगे भी। चलिए सबसे पहले आप लोग ये फिगर को देखिए, दिख रहा है? चलो ये फिगर देखिए सबसे पहला। इस फिगर में देखोगे तो ट्रोपोस्फेयर यहाँ पे दिख रहा है, यानी नॉर्थ पोल और साउथ इक्वेटर। तो इक्वेटर पे ये ज़्यादा होता है, कौन? ट्रोपोस्फेयर। और नॉर्थ पोल यहाँ पे देख सकते हो, इस फिगर को अच्छे से देख लेना आप लोग को, कि ट्रोपोस्फेयर जो है यहाँ इक्वेटर पे क्या है 18 किलोमीटर तक है, और नॉर्थ पोल पे 8 किलोमीटर। सेम देखोगे तो ये बाकी सब ऊपर का सेम है, लेकिन ये थोड़ा सा ट्रोपोस्फेयर के बारे में थोड़ा सा ये कहानी है। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर यही है थोड़ा। फिर यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर है, मेसोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है, एक्सोस्फेयर है। तो आप देखिए सैटेलाइट किस में रहता है? एक्सोस्फेयर में। आपको याद रखना, जो मेटियोर्स आते हैं वो किस में आके जल जाते हैं? मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर में आते हैं, थर्मोस्फेयर में हीट से जल जाते हैं, और यहाँ पे मेसोस्फेयर में आते हैं। फिर दूसरा स्ट्रेटोस्फेयर में क्या चलता है? देख लो, एरोप्लेन्स। एरोप्लेन्स किस में चलते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर में। बात समझ में आए क्या? ट्रोपोस्फेयर, एटोस्फेयर, मेसो, थर्मो, एक्सो, ये याद रख लेना आपको सबको। यहाँ पे किलोमीटर्स वगैरह सब दिए हुए हैं, इसको हम बताने की ज़रूरत क्या है, समझ ही गए कि ये लेयर्स हैं अर्थ का। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रोपोस्फेयर के बारे में लिखा हुआ है। ट्रोपोस्फेयर के बारे में क्या लिखा हुआ है कि ये सबसे क्या है? लोएस्ट एरिया पे है, सबसे डेंस है ऑफ द एटमॉस्फेयर, नॉन इज द ट्रोपोस्फेयर। अबाउट द 3/4 ऑफ द मास, जो वेट है पूरे एटमॉस्फेयर का उसका 3/4 मास इसी ट्रोपोस्फेयर के पास है।
ये सब इंफॉर्मेशन है। द एटमॉस्फेयर इज कंटेंट विद एन लेयर एक्स क्या लिखो extent this layers is about 80 kilometers above the equator but 8 kilometers above the two poles यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में। the the troposphere acts like the blanket. It prevents days from becoming very hot and nights from the becoming very cold। ये एटमॉस्फेयर के वजह से ऐसा होता है। जैसे देखो, अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो रात में एकदम खूब ठंडा लगता, और एटमॉस्फेयर नहीं रहता तो दिन में इतना गर्मी लगता कि सहन नहीं हो पाता। समझे बात को? इसीलिए एटमॉस्फेयर का ज़रूरी है कि गर्मी से भी बचाता है, ठंडा से भी बचाता है। तो आप इतना चीज़ को समझ सकते हैं। ब्लैंकेट, इसीलिए तो बोलते हैं ना ब्लैंकेट। गर्मी लग रहा है, ब्लैंकेट हटा दीजिए। लेकिन इतना पतला ब्लैंकेट है कि ना तो गर्मी लगेगा ना ठंडा लगेगा, ना ज़्यादा गर्मी लगेगा ना ज़्यादा ठंडा लगेगा। कुछ कुछ जगह पे ऐसा ठंडा लगता है, उसका रीज़न दूसरा है। आगे देखो, लाइक्स प्रिवेंट्स फ्रॉम द बिकमिंग हॉट, वेरी हॉट एंड वेरी कोल्ड। विद इन द ट्रोपोस्फियर टेम्परेचर डिक्रीज, जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है, एंड एज वी मूव अप, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं ट्रोपोस्फियर में, वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो आप हिमालय का पार्ट देखोगे तो 8 किलोमीटर तक है लगभग, तो ट्रोपोस्फियर तो लगभग उसी के आसपास का एरिया। अगर पोल पे रहता है तो ऐसा ही होता, लेकिन वो पोल पे नहीं होके इक्वेटर के आसपास है। तो इक्वेटर के आसपास है तो लगभग 8.5 किलोमीटर के आसपास है, 8800 मीटर है ना। तो सोचिए उतना ऊपर होना है तो धीरे धीरे टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है। इसीलिए देखोगे कि बर्फ़ से पूरा ये पर्वत जो है पूरा का पूरा क्या होता है, बर्फ़ से ढका होता है, क्योंकि टेम्परेचर जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हम लोग एल्टीट्यूड्स पे, वो बढ़ते रहता है, कमते रहता है, सॉरी। अब देखोगे डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, वाटर वेपर्स भी होते हैं, क्लाउड्स भी होते हैं, सब कुछ होता है एटमॉस्फेयर में, इसी में होता है, सब ट्रोपोस्फेयर में ही होता है। आर फाउंड इन दिस लेयर, ये जितना देख रहे हो, वाटर वेपर्स हो गया, मॉइस्ट हो गया, मोस्ट ऑफ द वाटर वेपर्स, क्लाउड्स, डस्ट पार्टिकल्स, सब इसी में पाए जाते हैं। ट्रोपोस्फेयर गेट्स नेम इट्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स ट्रोप्स, ट्रोप्स का मतलब होता है टर्निंग, एंड इट्स बिकॉज ऑल द वेदर चेंजेस इन एक्सपीरियंस इन दिस टेक प्लेस ट्रोपोस्फियर्स, यानी ट्रोपोस्फेयर में ही वेदर का चेंजेस होता है, इस वजह से इसको ट्रोपोस बोले, क्योंकि टर्निंग का मतलब चेंज। एंड द अपर लिमिट ऑफ द एटमॉस्फेयर मार्क्ड बाय द ट्रोपोस, ट्रोपोपॉज होता है, ट्रोपोपोस इसका अपर लिमिट होता है, ट्रोपोपोस बाय द ट्रोपोस्फेयर वेयर द जनरल डिक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द एल्टीट्यूड स्टॉप्स, यानी कि यहाँ से जैसे ये बढ़ रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। आगे स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर को समझने आसान है, ये दूसरा लेयर है और ये लगभग 50 किलोमीटर तक अबव में होता है। ये सरफेस से की बात कर रहे हैं, एंड पार्ट इज नॉन एज द एटमॉस्फेयर। सिंपल बात है। यहाँ पे थोड़ा सा ओजोनोस्फेयर भी इसको कहते हैं, जो हमारा स्ट्रेटोस्फेयर है इसको ओजोनोस्फेयर क्यों, क्योंकि O3 जो होता है यानी ओजोन जो लेयर होता है ये इसी में पाया जाता है, इस वजह से। इट हैज़ द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन्स, इसी में होता है मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन्स, इसीलिए उसको एटमॉस्फेयर में ओजोनोस्फेयर करते हैं। और ये ओजोन्स जो है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रे से हमको बचाता है, सन के लाइट वेल से, एंड इसीलिए ओजोनोस्फेयर्स बिकम्स द क्विक वार्म्स बाय द ऑब्जर्विंग दिस रेस। ये गर्म हो जाता है, जो ओजोनोस्फेयर है ये गर्म हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि ये हीट को जो सन से रेज आता है उसको क्या करता है, अपने में सोख लेता है और उसके बाद फिल्टर करने के बाद हम लोग के पास छोड़ता है। तो इस वजह से ये तो गर्म हो जाता है, लेकिन हम लोग को क्या रखता है, ठंडा ही रखता है। अगला देखेंगे मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर क्या होता है, मेसोस्फेयर जो होता है ये बीच में होता है। मेसोस्फेयर बता दें, मेसो मध्य में, ये लगभग अर्थ सरफेस से 80 किलोमीटर्स के अबव पे होता है और इसमें टेम्परेचर लगभग -85 डिग्रीज तक डिक्रीज हो जाता है। एंड मेटियोर्स एंटरिंग यहीं से करता है, यूजुअली वन समथिंग मेसोस्फेयर, और यहीं पे कंप्लीट होकर बर्न हो जाता है मेसोस्फेयर में।
थर्मोस्फेयर क्या है? एबव द मेसोस्फेयर, एबव मेसोस्फेयर से ऊपर में। थर्मोस्फेयर विच इज एक्सटेंड हाइट अबव द 450 किलोमीटर एंड अबव द अर्थ सर्फेस, सब अर्थ सरफेस से ही, एंड टेम्परेचर राइज रैपिडली विद द एल्टीट्यूड्स ऑफ द एयर। यहाँ पे भी टेम्परेचर क्या होता है, जैसे ऊपर एल्टीट्यूड्स के हिसाब से जाओगे यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, राइड होगा रैपिडली। मतलब इसमें इस थर्मोस्फेयर में अगर ऊपर जाओगे तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। मेसोस्फेयर में क्या होगा, डिक्रीज होगा। और जो हमारा स्ट्रेटोस्फेयर है उसमें भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और जो ट्रोपोस्फेयर है उसमें क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, उसमें टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो समझ सकते हैं इस चीज़ को। अब है एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर आउटर मोस्ट है। एक्सोस्फेयर क्या है, ये आउटर मोस्ट है। एक्सोस्फेयर आउटर मोस्ट है। एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड द एक्सोस्फेयर, ये सब आप जानते हैं। ये स्पेस से मर्ज करता है हमारे अर्थ को, यानी एक्सोस्फेयर के बाद क्या आ जाता है, स्पेस आ जाता है। द टेम्परेचर इन द एक्सोस्फेयर इज़ वेरी हाई, यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, बहुत हाई टेम्परेचर होता है। एंड द इसी लेयर में क्या रहता है, द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर विच इज़ मॉलिक्यूल्स, एटमॉस्फेयर गैसेस ब्रोकन इनटू द चार्ज पार्टिकल्स, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स आयन में चेंजेस हो जाता है। जो मॉलिक्यूल्स होता है गैसेस का वो आयन में चेंज हो जाता है। जैसे एन नाइट्रोजन है तो ये नाइट्रोजन अलग अलग हो जाता है, नाइट्रोजन एक अलग हो जाएगा, इधर अलग हो जाएगा, नाइट्रोजन पे चार्ज हो जाता है, चार्ज हो जाता है, इसी को बोलते हैं नाइट्रोजन हो जाना, मतलब चार्ज हो जाना। और ये जो इसी पे आता है आयन आ जाता है ना, तो आयन आ जाता है तो क्या हो जाता है, इसमें आयन्स आ जाता है। एंड दिस लेयर इज कॉल्ड द आयनोस्फेयर, इसी वजह से इसको आयनोस्फेयर भी कहते हैं। तो एक होता था ओजोनोस्फेयर, एक आयनोस्फेयर। आयनोस्फेयर भी समझ में आ गया होगा। ये अर्थ सरफेस से कितना किलोमीटर अबव हो सकता है, जान सकते हैं। द आयनोस्फेयर स्टार्ट फ्रॉम द 50 किलोमीटर से शुरू होता है आयनोस्फेयर, और ये लगभग इतना किलोमीटर तक शुरू हो जाता है। अगला है देखिए वेदर एंड क्लाइमेट, बहुत इंपॉर्टेंट है वेदर एंड क्लाइमेट। क्या है ये, द टर्म वेदर मीन्स द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर एट द पर्टिकुलर प्लेस एट द पर्टिकुलर टाइम। इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। वेदर क्या है, तो वेदर जो है हर एक दिन में चेंजेस होते रहता है। वेदर क्या होता है, हर एक दिन में चेंजेस होता है। क्या चेंजेस होता है उस वेदर में, टेम्परेचर चेंज होगा, एयर प्रेशर चेंज होगा, विंड्स चेंज होगा, ह्यूमिडिटी चेंज होगा, क्लाउड्स कवर अगर बना रहेगा, रेनफॉल होगा। ये सब जो इन्फॉर्मेशन होता है इसमें अगर थोड़ा बहुत भी परिवर्तन होता है तो उसको बदल के वेदर में चेंजेस हो रहा है। वेदर क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है। लेकिन एक शब्द है क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या होता है कि अगर वेदर में डेली सेम जैसा ही चेंज होते रहे, वेदर में सेम जैसा चेंज हो डेली, वेदर में सेम जैसा चेंज हो डेली, तब क्या होगा, वेदर में एकदम सेम जैसा डेली चेंज हो, तब हमारा कहलाएगा क्लाइमेट। बात समझ में है? तो क्लाइमेट क्या होता है, एक वेदर का एक ऐसा कंडीशन बन जाना कि डेली यही प्रोसेस अपना रहा है, सालों सालों तक, लंबे साल तक, 20 साल, 25 साल, 100 साल, 200 साल, लंबे समय तक एक ही प्रोसेस को अपना रहा है, तो उसको क्लाइमेट कहते हैं। और जो रोज़ बदल रहा है मौसम, उसको बोलते हैं मौसम। तो देखिए दोनों का हिंदी अगर जानिएगा तो वेदर, तो यहाँ पे हिंदी जानिएगा, यहाँ पे वेदर और क्लाइमेट, इसका हिंदी होता है मौसम। मौसम, मौसम का मतलब होता है जो रोज चेंज होता है। अब क्या चेंज होता है, टेम्परेचर, एयर प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटीज वगैरह ये। और क्लाइमेट का मतलब क्या होता है, जल, वायु, यानी ये रोज चेंज नहीं होता है, ये मौसम पे डिपेंड कर रहा है। और मौसम रोज आज भी सेम रहा, कल भी सेम रहा, परसों भी सेम रहा, तरसों भी सेम रहा, यानी इस तरह से लंबे समय तक, यानी 20 साल तक मौसम सेम रहा, तो पूरे पीरियड को क्या कहा जाएगा, जलवायु, इसी को बोलते हैं क्लाइमेट। दोनों में बात समझ में आ गया, चलो यही है पूरा बात, पढ़ोगे आगे समझोगे। एयर टेम्परेचर, अगला एयर टेम्परेचर क्या होता है, कुछ नहीं, जो सन से लाइट आता है हमारे अर्थ पे, जो सन से हमारे अर्थ पे लाइट आता है, हीट आता है, तो वो जो हीट आता है
वही तो हमारा एयर को हॉट करता है। एयर को कौन हॉट करता है? टेम्परेचर ही, रेडिएशन ही। क्या लिखो? द सन इज अ चीप सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट एनर्जी। द अर्थ इट रेडिएट्स द सैंड एंड एनर्जी इज ऑल द डायरेक्शंस being far away from the sun, and the earth receive only very a small fraction of the energy, and the solar energy received by the earth called incoming। इनकमिंग आगे आगे इसका और भी होगा। इनकमिंग इनकमिंग सोलर रेडिएशन क्या बोलते हैं उसको? जो हमारे सरफेस पे हीट रेडिएशंस आते हैं उसको बोलते हैं सोलर, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। क्या बोलते हैं? इनकमिंग सोलर रेडिएशंस। और इंसोलेशन, इसको इंसोलेशन भी बोलते हैं। इन माने इन आया, सोलेशन सोलर, सोल से सोल्यूशन, एसन का मतलब यहाँ से एसन से ले लिया, तो इंसोलेशन। समझ में? इंसोलेशन यानी इनकमिंग सोलर रेडिएशन, ये तीनों शब्द इसी में मिला हुआ है। देखो आई एन से ले लिया इन यानी इनकमिंग, एस ओ एल सोल, सोल से ले लिया सोलर, और एसन देखो लिखा हुआ है यहाँ पे ए पी लास्ट में एसन, तो ये सोलर, इंसोलेशन। इसी तीनों से सबसे बना इंसोलेशन। इंसोलेशन का मतलब क्या होता है? इनर सोलर रेडिएशन जो हमारे अर्थ में आते हैं उसको बोलते हैं इंसोलेशन। एंड द एनर्जी दैट रीचेज द अर्थ पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर। जब एनर्जी हमारे अर्थ पे आता है तो ये कैसे आता है? सोचिए, बिना सरफेस को क्रॉस किए कैसे आएगा? बट हीट अप द एटमॉस्फेयर, हमारे सरफेस को क्रॉस करके तो आता है लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर को क्या करता है? हीट अप कर देता है स्लाइटली। द अर्थ सरफेस हाउएवर गेट्स हीटेड ऑन अब्जॉर्बिंग द एनर्जीज। ये जितना ज़्यादा एनर्जी को अब्जॉर्ब करेंगे हमारा जो अर्थ सरफेस होगा उतना हीटेड होगा। देन starts radiating heats, and the air around us heated by these radiations, and be especially thermometers to measure the air temperatures। बातें समझ में आए क्या? कह रहा है कि जो सन से लाइट आता है हमारा, जो सन से लाइट आता है हमारा, वो रेडिएशन के फॉर्म में आता है, और रेडिएशन के फॉर्म में आता है तो हवा यहाँ पे है एयर में, एयर है ना, एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर में एयर है, उस एयर पर पड़ता है वो रेडिएशन, तो एयर एब्जॉर्ब कर लेता है उस रेडिएशन को, और जैसे एब्जॉर्ब कर लेता है क्या होता है फिर? ये बड़ा सा ज़्यादा अमाउंट में क्या हो जाता है? ये एयर टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देता है, और जैसे इंक्रीज़ करता है तो हमारा एटमॉस्फेयर भी क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। इसको मापने के लिए हम लोग थर्मोस्फेयर का उपयोग, है ना, थर्मोमीटर का उपयोग करते हैं, थर्मोमीटर्स। ठीक है, और भी कई सारा तरीका होता है इसको मेजर करना, मेनली स्पेशली थर्मोमीटर्स मेजर टू द टेम्परेचर्स। इसको सेल्सियस स्केल में माप सकते हैं। आफ्टर नेम इज इन्वेंटर्स, क्या था? सेल्सियस जो स्केल है इसका इन्वेंटर कौन है? इन्वेंटर एंड्रेस सेल्सियस, इन्होंने इसका इन्वेंटर किया। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द सेंटीग्रेड स्केल्स, द यूनिट ऑफ 0 डिग्री, ये आप जानते हैं। इसका फ्रीजिंग पॉइंट्स क्या है? 0 डिग्री, और इसका बॉइलिंग पॉइंट्स क्या है? 100 डिग्री। यानी ये किसका है? ये वाटर का। ये वाटर का जो है 0 डिग्री टेम्परेचर पे ही ख़त्म हो जाएगा, मतलब बर्फ़ बन जाएगा, और 100 डिग्री पे वाटर बॉइलिंग होना शुरू हो जाएगा, बॉइल करना, उबलना शुरू हो जाएगा। आगे का देखोगे, द हीटिंग of the atmosphere has important consequences। for the example, जैसे वार्म एयर को गर्म कर देगा नियर द सरफेस, और हवा क्या होगा? एक्सपेंड होना शुरू होगा, एंड लाइटर बिकम इट्स राइजेस। तो आप समझिए कि यहाँ पे हवा बहुत सारा है, अब यहाँ से क्या हुआ? हीट आया, इस हवा को गर्म कर दिया, तो हवा गर्म हुआ, तो गर्म हुआ, गैस गर्म होता है तो क्या होता है? फैलता है कि नहीं? यस, गैस फैलता है, तो फैलता है तो ये ऊपर जाना शुरू होगा, हवा हल्का हो जाता है तो ऊपर चला जाता है, ऊपर चला जाता है तो ऊपर वाला टेम्परेचर क्या है? कम है, तो टेम्परेचर कम है तो वापस ये फिर इधर ही आना शुरू हो जाता है, क्योंकि हवा यहाँ गया, ठंडा हो गया, ठंडा हो गया तो फिर भारी हो गया तो नीचे चला गया। सेम काम इधर भी होता है, यानी ये पूरा अर्थ पे हमारा ये सही चलते रहता है। ठीक है, ये यही सब चीज़ें लिखा हुआ है इस पर कि साइक्लिक मोमेंट एक बनाता है। क्या होता है साइक्लिक मोमेंट? तो एयर आता है यहाँ पे ग्रेजुअली, और यहाँ से एयर जब ये हल्का होता है इधर आता है, फिर हल्का होता है इधर आता है, यानी ये एक साइकिल बना देता है। अब फिर यहाँ पे गर्म हो गया, फिर ऐसे
तो ऐसे ऐसे करके घूमते रहता है। इसी को हम लोग कहते हैं एयर साइकिल। देखो ना, साइक्लिक मोमेंट ऑफ एयर नियर द अर्थ सरफेस, उसी को कहते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे गर्म हवा है, ये गर्म हवा ऊपर गया, उठा हल्का होके, और जैसे ही हल्का होके ऊपर उठा ये फिर वापस यहाँ पे, तो आप जैसे बोलते जानते ना कि ये जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, घटता है। टेम्परेचर घटेगा तो हवा भी ठंडा होगा, ठंडा होगा तो भारी हो जाएगा, हवा नीचे आ जाएगा, फिर यहाँ गर्म होगा, फिर जाएगा, तो ये एक साइकिल बना दो। इसी को बोलते हैं साइक्लिक मूवमेंट ऑफ एयर। बात समझ में? चलो अगला है वेरिएशन इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में वेरिएशंस कैसे होता है? तो टेम्परेचर एट पर्टिकुलर प्लेस, अलग अलग जगह पे अलग अलग वेरिएशंस होता है। ऐसा क्यों होता है? तो हमारे ये अर्थ को समझिए। ये है सन, यहाँ से सन से मान लीजिए कि एनर्जी आ रहा है, ये है हमारा इक्वेटर, यहाँ पे नॉर्थ, ये साउथ। सन का जो डायरेक्ट हीट है यहीं पे पड़ता है, इतना ही दूर में पड़ता है सन का डायरेक्ट हीट। तो जब इतना ही दूर पड़ता है तो इतना दूर ज़्यादा गर्मी रहेगा, बाकी समय थोड़ा थोड़ा इधर से ठंडा होना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे तो बर्फ़ ही जम जाएगा, यहाँ पे ठंडा होना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे बर्फ़ जम जाएगा, क्योंकि सन का डायरेक्टली लाइट यहाँ पे नहीं पड़ता है। यहाँ से थोड़ा बहुत रेडिएशंस तो फैल जाता है, सब जगह पे रेडिएशंस फैलता है, ऐसे रेडिएशंस फैलता है। क्या होता है? रेडिएशंस फैलता है, तो रेडिएशंस फैलता है तो सब जगह पे लाइट आ जाता है। लेकिन लाइट चल जाने से क्या ज़रूरी है कि हीट जाएगा उसके पास? नहीं, तो हीट नहीं जा पाता है, और हीट नहीं जा पाता है तो वहाँ पे बर्फ़ जम जाता है, पानी, या फिर ठंडा लगता है इस मौसम में, इस मौसम में ठीक है। तो यही इस वजह से क्या होता है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग टेम्परेचर, क्योंकि सन का लाइट जहाँ पे जितना अच्छा से पहुँचेगा उतना ही अच्छा से क्या होगा, वहाँ पे टेम्परेचर पहुँचेगा। इसी बात पे लिखा हुआ है कि वेरिएशन इन टेम्परेचर प्लेस टू प्लेस। आप देख सकते हैं इसको, इस बात को अच्छे से यहाँ पे समझाया गया है। देखिए है ना, सन falling on earth, observe the ray falling on higher and lower altitudes. In higher latitudes they separate on large areas। आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। वन में कैलकुलेट्स द मीन मंथली एंड मीन। अब एक चीज़ कॉन्सेप्ट है, एनुअल टेम्परेचर क्या है या एनुअल एवरेज टेम्परेचर क्या है, एनुअल रेंज टेम्परेचर। तो एक साल में जो सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर और जो सबसे लोएस्ट टेम्परेचर है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं मीन, या हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट मंथ्स ऑफ द ईयर उसको बोलते हैं एनुअल रेंज। अगर पूरा एक महीना का निकालना होगा तो एक महीना में जो सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर रहा, जो सबसे लोएस्ट टेम्परेचर, उसको माइनस कर दीजिए। और एक साल का निकाल रहा तो एक साल का जो सबसे लोएस्ट टेम्परेचर रहा, जो सबसे हाईएस्ट, दोनों के बीच का डिफरेंस ले लीजिए। उसी को बोलते हैं एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, एनुअल मंथ्स ऑफ टेम्परेचर, एनुअल डे ऑफ टेम्परेचर भी निकल सकता है। ये सब चीज़ें आसान है। अब देखिए थोड़ा सा इसमें एक बात है, ये चार चीज़ें पढ़ना है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इस तीनों पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। क्या है? टेम्परेचर आर वेरियस फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस, उसमें से मेनली ये किस चीज़ पे? वेरिएशंस इन लैटिट्यूड्स, अल्टीट्यूड्स एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सी लेवल, ये तीन चीज़ पे डिपेंड करता है। तो द हाइयर लैटिट्यूड्स होगा तो टेम्परेचर क्या होगा? लोअर होगा। एल्टीट्यूड्स का मतलब ऊंचाई, ऊंचाई जितना ज़्यादा होगा वहाँ पे टेम्परेचर उतना कम होगा। हायर द अल्टीट्यूड्स ऑफ द प्लेस द लोअर इज टेम्परेचर। समझ रहे हैं? हायर लैटिट्यूड्स होगा तब भी टेम्परेचर लो होगा, हायर एल्टीट्यूड्स होगा तब भी टेम्परेचर क्या होगा? लो ही होगा। एल्टीट्यूड्स का मतलब ऊंचाई, और लैटिट्यूड्स का मतलब वो जो लाइन बनता है ना, ऐसे ऐसे लाइन बनता है ना, लैटिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स अर्थ पे, तो उसी को बोलते हैं लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स जितना ऊपर जाएगा यानी बढ़ेगा तो क्या होगा? टेम्परेचर कम। इधर भी आएगा तब भी बढ़ेगा, टेम्परेचर कम, क्योंकि यहाँ पे 0 डिग्री होता है। और एल्टीट्यूड्स यानी हाइट, हिमालय का हाइट, जितना ज़्यादा ऊपर जाएंगे टेम्परेचर लो होते जाएगा। लेकिन ये जो डिस्टेंस है सी लेवल से, और यहाँ पे मान लीजिए कि ये सी है, इस सी लेवल से दो घर है, एक घर यहाँ पे है, एक घर यहाँ पे। बताओ टेम्परेचर किसके पास ज़्यादा होगा? तो इसके पास टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इसके पास टेम्परेचर कम होगा। क्यों? क्योंकि सी लेवल से जितना नज़दीक रहेगा टेम्परेचर उतना कम, जितना ज़्यादा दूर उतना टेम्परेचर ज़्यादा, इसके कंपैरिजन में। तो यही सब चीज़ें 3 पॉइंट्स है, इसको अच्छे से लिख लीजिए। इतना मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर जो वेरिएशंस होता है वो कैसे वेरिएट्स होता है उसी के बारे में यहाँ पे चर्चा है। अगला है ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट्स।
ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट्स होता क्या एग्जैक्टली, सुनिएगा थोड़ा सा। चलो, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट्स क्या होता है? ग्रीन हाउस गैस एंड ग्लोबल वार्मिंग दोनों समझते हैं। तो ग्रीन हाउस गैस ये हमारा अर्थ, यहाँ से क्या चल के आता है? अर्थ, अर्थ सन से हमारा लाइट चल के आता है अर्थ पे। जैसे ही सरफेस पे आता है तो यहाँ पे कई सारा हवा है, उसमें से एक गैस है CO2। CO2 क्या करता है, इस ग्रीन मतलब ये जो रेडिएशन आता है सन से, इसको कैप्चर कर लेता है और अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है। और जैसे ही एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है, ये एब्जॉर्ब करने के बाद यहीं पे इसको ट्रैप करके फंसा के रख लेता है, इसको वापस फिर जाने नहीं देता है रेडिएशन को। अगर जाने नहीं देगा तो क्या होगा, जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा उतना ज़्यादा हीट को ट्रैप करके रखेगा, और जैसे ही हीट ट्रैप करके रख लेगा तो फिर क्या होगा, ये अर्थ का जो एयर है वो धीरे धीरे गर्म होना शुरू होगा। गर्म होना शुरू होगा तो अब देखो, जो रात में हम लोग को ठंडा नहीं लगता है, अगर ये ये आपका एनवायरनमेंट नहीं रहता, ये मान लीजिए एटमॉस्फेयर नहीं रहता, तो आप ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं हो पाता। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है कि कार्बन का उस सोलर एनर्जी को, रेडिएशन को कैप्चर करके रखना, उसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। अब इसके वजह से हम लोग को रात में ठंडा नहीं लगता है। अब सन नहीं है तो ठंडा लगना चाहिए, तो सन नहीं है तो ठंडा लगना चाहिए, लेकिन ठंडा नहीं लगने देता है कौन, यही ग्रीन हाउस इफेक्ट ठंडा नहीं लगने देता है। लेकिन जब ग्लोबल वार्मिंग के शो कहते हैं इसी से रिलेटेड, जब ग्रीन हाउस इफेक्ट इतना ज़्यादा होना शुरू हो जाए, यानी कार्बन का इतना इमिशन हो गया, इतना इमिशन हो गया, इतना मात्रा बढ़ गया अमाउंट, कि जो कार्बन इमिशन इतना ज़्यादा अमाउंट बढ़ा है, इस बढ़ने की वजह से हमारा अर्थ ही पूरी तरीके से वार्म होना शुरू हुआ, हॉट होना शुरू हुआ। जब पूरा अर्थ ही इस ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से वार्म होना शुरू हुआ तो ग्लोबल वार्मिंग हुआ। हालांकि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है, ये ग्रीन हाउस जो होता है हम लोग के लिए ज़रूरी है ग्रीन हाउस इफेक्ट, लेकिन हद से ज़्यादा हो जाएगा तो वो ग्लोबल वार्मिंग, जो कि खतरनाक है। तो बातें समझ में आ गई हो, यही सब लिखा हुआ है इसमें सब, ठीक है, पढ़िएगा इसको। यहाँ पे देखिए इसका है थोड़ा सा डिटेल से, यहाँ पे भी ग्रीन हाउस टेम्परेचर्स क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है। इट इज़ कंटिन्यूस ग्लोबल वार्मिंग कॉज द पोलर आइस, इससे मेल्ट हो जाएंगे। अब इसका इफेक्ट क्या है ग्लोबल वार्मिंग का, तो देखो कंटिन्यूस अगर ग्लोबल वार्मिंग ऐसे रहा तो क्या क्या होगा, पोलर आइस जो नॉर्थ पोल पे है वो मेल्ट हो जाएंगे, और इट हैपन्स वाटर लेवल ऑफ द ओशियंस इंक्रीज हो जाएगा एंड राइज हो जाएगा, और में कुछ आइलैंड होंगे जो कोस्टल एरियाज होंगे, सबका सब क्या हो जाएंगे, सबमर्ज्ड हो जाएंगे, डूब जाएंगे। तो कितना दुष्प्रभाव है इसका। अगला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड्स। क्या है, लाइक ऑल थिंग्स अराउंड अस। अब देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है एग्जैक्टली, ये हमारा अर्थ है। अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर लगभग 1000 किलोमीटर तक है, ये सब जगह पे। तो ये जो 1000 किलोमीटर गैसेज हैं, तो गैसेज हैं, तो गैसेज अगर हमारे मत्थे पे रहेगा सभी एक जगह पे, सभी गैसेज को सिकुड़ा एक जगह पे जमा करके एक बॉटल में रख दिया जाए तो क्या भारी नहीं लगेगा। आप एक सिलेंडर लीजिए, उस सिलेंडर में कुछ गैसेज भर दीजिए, भारी लगेगा कि नहीं, यस या नो, लगेगा। तो वैसे ही यहाँ पे भी एक प्रेशर बनाता है ये सब, उसी को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और विंड उसी के अकॉर्डिंग बहता है। विंड जो है उसी के अकॉर्डिंग बहता है। कैसे बहता है अभी बताते हैं। ये समझ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, क्या है, समझ में आया क्या। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सिंपल बात है कि जो यहाँ पे देख सकते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या, इट इज सेपरेटेड द एरिया, हाँ, द वेट ऑफ द एटमॉस्फेयर पुशिंग डाउन ऑन अ यूनिट एरिया द सरफेस ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर प्रेशर्स। यहाँ पे लिखा हुआ है इस चीज़ को, अभी हम सिंपल लैंग्वेज में इसको समझा दिए हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये सब सब लिखा हुआ है क्या चीज़ यूज होता है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप इस चीज़ को समझ चुके हैं, विंड को अभी समझा देते हैं। देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने का तरीका ये स्केल वाला है, एंड है ना। चलो अगला देखिए, ये प्रेशर बेल्ट है।
प्रेशर बेल्ट, इसको अच्छे से समझिएगा। परमानेंट प्रेशर बेल्ट्स, ये परमानेंट प्रेशर बेल्ट क्या होता है? ये सन से निर्मित होता है। इक्वेटोरियल पे लो, क्यों? क्योंकि सन का लाइट यहीं पे पड़ता है, और सन का लाइट जब यहीं पे पड़ता है तो हवा कहाँ का गर्म होगा? इक्वेटोरियल वाला। जब हवा गर्म होगा तो कहाँ उठेगा? ऊपर की नहीं, ऊपर उठ के कहाँ जाएगा? फिर वापस नीचे आएगा। तो ये जो चक्कर दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये वही चीज़ को शो करा रहा है कि ऊपर उठा हवा, फिर वापस उसी जगह पे आ गया, फिर हवा ऊपर उठा, फिर उसी जगह पे। लेकिन उसके वजह से कुछ एक फ्रैक्शन जोन बना जाते हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, जोन बना दिए। तो यही जो हमारा दिख रहा है, ये जितना भी यहाँ पे दिख रहा है सब पॉइंट्स, यही इसी को कहते हैं परमानेंट प्रेशर बेल्ट। क्या कहते हैं? परमानेंट प्रेशर बेल्ट। और जो परमानेंट प्रेशर बेल्ट है, इसी वजह से हवा का बहना होता है। तो यहाँ पे सब देख सकते हैं कि इक्वेटोरियल पे लो प्रेशर बनता है और पोलर पे हाई प्रेशर बनता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक फिगर है, इसके लिए आप देख सकते हैं इसको। देखो, विंड, वेन विंड है ये लो प्रेशर बेल्ट में। यहाँ पे इसको इसका क्या है, इससे डायरेक्शन पता लगा जाता है। जो विंड वेन होता है ना, उससे बस वो दिशा सूचक यंत्र होता है हवा के लिए, हवा मापने के लिए, उसको बोलते हैं। अब विंड का जो स्पीड मापते हैं वो एनेमोमीटर से स्पीड उसका पता चल जाता है। तो इससे स्पीड पता चलता है। और जो पीछे वाला जो था अभी, ये वाला, ये इससे विंड का डायरेक्शन मापते हैं और इससे विंड का स्पीड मापते हैं। ठीक है, ये दो हैं। अब देखिए विंड्स क्या है, विंड्स होता क्या एग्जैक्टली? तो विंड्स क्या होता है, अभी विंड्स को हम समझा रहे हैं। व्हेन हॉट एयर राइज, हॉट एयर जब ऊपर उठता है, क्रिएट्स अ रीजन ऑफ लो प्रेशर, और लो प्रेशर जहाँ पे हेयर राइज होता है वहाँ पे लो प्रेशर बनता है। एंड फ्रॉम द नेबरिंग हाई प्रेशर्स एरियाज मूव टुवर्ड्स द लो प्रेशर। अब यहाँ से ये क्या हुआ, सोचो, ध्यान से सोचना। यहाँ से हवा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट पड़ा, हीट से हवा ऊपर उठा, हवा ऊपर उठता तो यहाँ पे ठंडी पड़ा। तो यहाँ पे ये जो हवा आ रहा है ऊपर से, ये नीचे, ये हवा क्या हो गया है? ये ठंडा हो गया। अब ये ठंडा जब हवा हो गया तो हाई प्रेशर बन गया। जो हवा ठंडा वो हाई प्रेशर, जो ठंडा गर्म वो लो प्रेशर। तो बहेगा कोई भी चीज़ कैसे, हाई टू लो। तो यहाँ ठंडा हवा से हाई प्रेशर से लो प्रेशर बहता है। सोचो, यहाँ से आ रहा है और यहाँ, अब ये इधर से इधर बहा। तो यही जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर बहना हुआ उस एयर का, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं? उसी को हम लोग क्या कह देते हैं कि यही तो विंड है हमारा, यही तो विंड है हमारा। तो विंड भी समझ में आ गया होगा, उसी को बोलते हैं। देखिए, अब यहाँ पे जो है विंड को समझ चुके हैं आप। अब विंड को समझ तो चुके हैं, तो अब विंड कितने तरह के होते हैं? तो विंड दो तरह के, एक परमानेंट विंड होता है, एक होता है लोकल विंड। तो परमानेंट विंड क्या होता है, लोकल विंड क्या होता है, समझेंगे। परमानेंट विंड क्या होता है? जो हमेशा बहना, द विंड्स दैट्स ब्लोज फ्रॉम द परमानेंट हाई प्रेशर बेल्ट टूवर्ड्स द लो प्रेशर बेल्ट्स। तो जो यहाँ पे अभी आप जो देखिए परमानेंट प्रेशर बेल्ट, ये परमानेंट प्रेशर बेल्ट कहाँ पे देखे थे ये? तो इसके वजह से ये जो परमानेंट प्रेशर बेल्ट है, ये जो परमानेंट प्रेशर बेल्ट है, इसके वजह से क्या होता है, पोलर हाई और पोलर, ये कंप्लीटली यहाँ पे होते रहता है, ये डेली होता है ना। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, ये परमानेंट प्रेशर बेल्ट, इसी से हवा ब्लोइंग होता है। तो जो इस परमानेंट प्रेशर के वजह से जो हवाएं बहती है, उस हवा जो बहती है, उस हवा को हम लोग क्या कहते हैं? परमानेंट विंड। ठीक है, उसी को हम लोग परमानेंट विंड कहते हैं। देखिए परमानेंट विंड कहाँ कहाँ पे बह रहा है। चलिए थोड़ा सा इसको और साफ करके बता देते हैं। देखिएगा, परमानेंट विंड्स को और भी क्या कहा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। ये परमानेंट विंड को कहा जाता है, इसको प्रिवेलिंग्स भी कहा जाता है या प्लेनेटरी विंड्स भी कहा जाता है। ये इसका तीन नाम है, परमानेंट विंड्स, प्रिवेलिंग्स
प्रिवेलिंग विंड्स या फिर प्लेनेटरी विंड्स कहा जाता है, तीनों नाम है इसका। ये नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल इधर उधर दोनों जगह पे ये बहता है। देखिए इसको आप समझिए, परमानेंट विंड वाला ये कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ पे तो आप जानते हैं 0 डिग्री इक्वेटर है, यहाँ पे हवाएं क्या होता है, गर्म होता है, और यहाँ से हवाएं उठता है, ऊपर उठता है तो ऊपर इधर नज़दीक वाला में जाता है, इधर भी उठ के नज़दीक वाला में जाता है, और फिर जब यहाँ पे ठंडा होता है तो वापस देखो इधर मुड़ रहा है कि नहीं, देखो इधर ही हवा आ रहा है कि नहीं, हवा इधर ही। तो ये जो डायरेक्शन है हवा का, ये कम्प्लीटली हर साल इसी तरह से बहता है, कंप्लीट एकदम, कभी भी रुकता नहीं है, हमेशा हमेशा ऐसे चलते रहता है हवा। इसको बोलते हैं परमानेंट विंड। परमानेंट विंड, बेल्ट ऑफ द वर्ल्ड्स, ये इसी तरह का हवा बहता है। तो ये जो परमानेंट विंड है ये भी 3 तरह का होता है। परमानेंट विंड भी कितना, 3 तरह का। एक होता है ईस्टर्लीज, दूसरा होता है वेस्टर्लीज, और दूसरा होता है ट्रेड विंड्स। 3 तरह का, ईस्टर्ली, वेस्टर्ली, ट्रेड विंड्स। ईस्टर्ली, वेस्टर्ली, ट्रेड विंड्स। ईस्टर्ली का मतलब ये ईस्ट से आने वाली है, वेस्टर्ली का मतलब वेस्ट से आने वाली, सिंपल बात है, वेस्ट से आने वाली। ईस्टर्ली नाम है हवा का, यहाँ पे देखिए वेस्टर्ली, ईस्टर्ली, और यहाँ पे ईस्टर्लीज एंड वेस्टर्लीज। अब देखो सिंपल इसका नाम क्या है कि इसको बोलेगा ट्रेड विंड्स, जो यहाँ पे चलता है इस एरिया में जो चलता है उसको ट्रेड विंड्स कहते हैं, इस एरिया में ट्रेड विंड्स। और इस एरिया में जो छोटा छोटा एरिया ये दिख रहा है, ये छोटा एरिया में जो चलता है उसको वेस्टर्लीज कहते हैं, यहाँ पे भी वेस्टर्लीज कहते हैं, वेस्टर्लीज कहते हैं इसको, वेस्टर्लीज। और इधर जो चलता है इसको बोलते हैं हम लोग पोलर विंड्स। क्या बोलते हैं, पोलर विंड्स। क्या बोलते हैं इसको, पोलर विंड्स। तो ये तीनों विंड्स आपका हो गया। आगे ये तीनों समझ में आया क्या, यानी ये परमानेंट विंड के टाइप है, यानी पोलर विंड्स हो गया, वेस्टर्लीज हो गया, और ट्रेड विंड्स हो गया, 3 तरह का। ठीक है, ट्रेड विंड्स कहाँ पे, इक्वेटर के आसपास, ये वाला यहाँ पे, और ये वाला पोलर के पास। समझ गए बात को, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वेस्टर्लीज कैसे बहता है सबके बारे में लिखा हुआ है, पोलर विंड्स क्या होता है सबके बारे में पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, कोई इतना भारी नहीं है, सब हायर टू लोअर प्रेशर पे ही बनता है। अब लोकल विंड्स क्या होता है, लोकल विंड्स भी कई तरह के होते हैं। अभी लोकल विंड्स क्या होता है, जो परमानेंट नहीं बहते हैं, आज बहा कल नहीं बहेगा, 2 दिन बहा 3 दिन नहीं बहेगा, इस तरह का होता है। इसी को मॉनसून विंड्स भी कहा जाता है, इसी को मॉनसून कहा जाता है। ये पीरियोडिक होता है कि साल में 4 महीना बह जाएगा, 2 महीना बह जाएगा, 3 महीना बह जाएगा, इसको लोकल विंड्स कहते हैं। लोकल विंड्स भी कई तरह के हो सकते हैं। लोकल विंड्स क्या होते हैं, इसके पास कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है, लेकिन लोकल विंड्स के पास क्या होता है, देखोगे ध्यान से, लोकल विंड्स भी कई तरह के होते हैं। पहला लोकल विंड्स लैंड एंड सी ब्रीज हवा होता है, वो लोकल विंड्स होता है। वो क्या होता है एक्जैक्टली देखना, लोकल विंड्स में यहाँ पे देखना, ये देखोगे क्या हो रहा है, यहाँ पे लोअर प्रेशर बन रहा है। ये बात कब का है, कब का है, ये रात है कि दिन है, यहाँ पे ये बताओ। तो अभी दिख क्या रहा है, चांद दिख रहा है, यानी रात है। तो रात में यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है समुद्र में, और जो सरफेस होता है वो टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। तो जहाँ पे टेम्परेचर कम होगा वहाँ पे प्रेशर हाई होगा, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पे प्रेशर क्या होगा, लो होगा। ये रात के दिन का है, क्योंकि जो सरफेस है हमारा, सरफेस जल्दी ठंडा हो जाता है गर्मी से, जबकि जो वाटर है ये थोड़ा लेट में ठंडा होता है ना। तो इसको समझने के लिए, तो लैंड ब्रिज, लैंड ब्रिज का मतलब क्या होता है कि हाई प्रेशर यहाँ पे बना और लो प्रेशर ये, तो ये हाई प्रेशर जहाँ बनेगा ऐसे ही चल के आएगा हवा। तो जब रात होता है तो समुद्र की तरफ हवा बहता है, लोकल विंड्स की बात करें तो उसको लैंड ब्रिज बोला जाता है, लैंड ब्रिज। और जब ये दिन हो जाता है तो यहाँ पे प्रेशर कम, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा, क्योंकि टेम्परेचर,
अभी यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है तो प्रेशर लो। अभी जब दिन होता है तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, कम हो जाता है, और टेम्परेचर कम तो प्रेशर क्या होगा, हाई। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यानी अब समुद्र से किधर बहेगा, लैंड की तरफ, तो उसको सी ब्रीज कहते हैं। सी ब्रीज का मतलब इधर से इधर बह रहा है तो सी ब्रीज, इधर से इधर बह रहा है तो लैंड ब्रिज। तो लैंड ब्रिज कब होता है, रात में। सी ब्रिज कब होता है, दिन में। सिंपल बात है, वही सब चीज़ें लिखा हुआ है यहाँ पे, देखोगे सब समझ में आ जाएगा। अगला जो मॉनसून होता है हमारा, जो बारिश वाला मौसम आता है ना, मॉनसून, सीजनल विंड इसको कहते हैं, या फिर इसी को सीजनल विंड ना करके लोकल विंड भी कह सकते हैं। तो जो हमारा मॉनसून आता है, इस सब में रेनफॉल होता है समर गर्मी में, उस सब का सब क्या है, ये मानसून वगैरह, ये सब लोकल विंड का एग्जाम्पल है। ठीक है, लोकल विंड से डायरेक्शंस वगैरह सब चेंज होता है, सब पढ़ोगे, आसान है। अब देखिए यहाँ पे भारत में बारिश कैसे होता है। इधर से बारिश जब मानसून आता है तो इधर से टकराता है, और जैसे टकराता है तो ये सब जगह पे फैल जाता है। गर्मी के दिन में भारत में यहाँ पे लो प्रेशर बनता है, और ठंडा के दिन में यहाँ पे हाई प्रेशर बनता है। यहाँ पे क्या है, हिमालय है कि नहीं बताओ। हिमालय में ठंडा रहता है तो सब लो प्रेशर बनता है वहाँ पे, और ठंडा रहता है तो हाई प्रेशर बनता है, और गर्मी के दिन में लो प्रेशर बन जाता है। तो गर्मी के दिन में सब हवा इधर बहने लगता है, और यहाँ पे बीच में समुद्र भी है, समुद्र से पानी उठा के सब जगह पे बारिश करा देता है। लेकिन जब यहाँ पे हाई प्रेशर बनता है तो सब ऐसे 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 करके ठंडा में वो सब चला जाता है। लेकिन जब ठंडा में आएगा तो देखो इधर से घूम के ऐसे ऐसे करके जा रहा है भारत में, तो देखो तमिलनाडु में हल्का हल्का बारिश करा देता है, हल्का हल्का इधर बारिश करा देता है। देखो हम लोग का बिहार में भी ठंडा में कभी कभी बारिश हो जाता है ना, कैसे हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं मॉनसून ऑफ इंडिया, विंटर मॉनसून ऑफ इंडिया, समर एंड विंटर मॉनसून इन इंडिया। ये समर वाला है लो प्रेशर वाला, और ये विंटर वाला है। क्योंकि विंटर में इंडिया क्या रहेगा, ठंडा, तो ठंडा रहेगा तो प्रेशर क्या होगा, हाई। और गर्मी में प्रेशर ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा तो क्या होगा, लो। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। और यहाँ पे होगा तो बारिश गर्मी में होता है, जबकि ठंडा में बारिश नहीं होता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ तमिलनाडु में ही बारिश होता है, क्योंकि इधर से रिट्रेटिंग मानसून जाता है, ये जम जाता है हवा। तो ठीक है, तो ये सब का सब एग्जाम्पल है लोकल विंड्स का। यहाँ पे दोनों को एक साथ आप देख सकते हैं, है ना। दोनों को एक साथ देख सकते हैं। सी ब्रिज हो गया, लैंड ब्रिज हो गया। सी ब्रिज कब होता है, सी ब्रिज देखो दिन में होता है, और लैंड ब्रिज कब होता है, रात में होता है। अब ये है साइक्लोन को पढ़ेंगे हम लोग। साइक्लोन भी एक तरह का क्या है, विंड ही तो है। ये भी क्या है, लोकल विंड है। साइक्लोन क्या रोज होता है क्या, नहीं। जब रोज नहीं होता है साइक्लोन विंड, तब क्या होता है, साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन आर शोन बाय द लाइन्स ज्वाइनिंग द प्लेस हैविंग इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर वुड हाई एंड लो रिटर्न। ये सब समझा। तो यहाँ पे देखो ये लो है। साइक्लोन में क्या होता है कि जो साइक्लोन हवा बनता है तो बीच में लो प्रेशर होता है और हाई प्रेशर। तो जो यहाँ पे लो प्रेशर बनता है तो हवा सब इसके तरफ आना शुरू होता है, और हवा घूम जाता है। तो जब बीच में लो प्रेशर रहेगा और हवा उसके वजह से सब इसके तरफ आना चाहेगा, आसपास हाई प्रेशर बीच में लो, तो सब हवा इसके तरफ आना चाहेगा और घूमेगा। तो जब घूमेगा तो साइक्लोन हो गया। और जब यहाँ पे हाई प्रेशर बना और सब जगह पे लो प्रेशर बना, तो यहाँ से निकल के सब जगह पे दूसरे जगह पे जाएगा, तब भी घूमेगा, तब ये बनेगा एंटी साइक्लोन। तो साइक्लोन एंटी साइक्लोन समझ में आया। इसमें एक चीज़ थोड़ा सा याद रख लेना है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है और साउदर्न हेमिस्फेयर है, तो साउदर्न हेमिस्फीयर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में इसका डायरेक्शन क्या होता है। तो ये जो साइक्लोन है, साइक्लोन की बात करें पहले, तो साइक्लोन जो है, साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन आर सोन इन द ज्वाइनिंग द प्लेस ऑन इक्वल एटमॉस्फेयर प्रेशर हाई एंड लो रिटर्न इज द, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अभी देखिएगा इसका क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है इसका, ये चीज़ समझिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा समझ लीजिए इसको। साइक्लोनिक विंड है यहाँ पे। साइक्लोनिक विंड्स आर इरेगुलर विंड्स। विंड है का मतलब क्या है, ये लोकल विंड है, सिंपल। शॉर्ट ड्यूरेशन, दे काउज द प्रेशंस, ये सब हो गया। ठीक है, साइक्लोन स्ट्रॉन्ग विंड्स, ये ज़्यादा तेज वाला हवा आता है, ब्रो द स्पाइरल टुवर्ड्स, ये चक्कर चक्कर लगा के घूमता है। और सेंटर पे क्या होता है, सब ये सब बता ही दिए ना। अब ये देखो क्या है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, क्या लिखा हुआ है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो विंड होता है साइक्लोन,
हाँ, नॉर्दर्न विंड्स ब्लोस इन द एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जैसे अगर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आएगा साइक्लोन तो जो ऐसे घूमेगा, एंटी एंटी एंटी, और जब साउदर्न हेमिस्फेयर में आएगा तो ऐसे घूमेगा। ये चीज़ को समझिएगा। साउदर्न हेमिस्फेयर मतलब क्या, ये साउदर्न हेमिस्फेयर, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ऐसे ऐसे करेगा, साउदर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, ये किसके बारे में बताना है, साइक्लोनिक विंड के बारे में, कि एंटी क्लॉकवाइज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और क्लॉकवाइज में साउदर्न हेमिस्फेयर में। ये बातें समझ में आ गया। दूसरा एंटी साइक्लोन के बारे में करेंगे, तो इसमें जो है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ये विंड्स क्लॉकवाइज में करेगा, जस्ट उसका अपोजिट, और साउदर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज। सिंपल बात है कि जो साइक्लोनिक विंड है यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, नॉर्थ में एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज इधर, जबकि एंटी जो साइक्लोन है ये ऐसे घूमेगा, एंटी साइक्लोन क्लॉकवाइज। ये साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करें। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कैसे करेगा, ये घूमेगा ऐसे, ये, जबकि ये कैसे घूमेगा, उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या है, ये साइक्लोन है और ये एंटी साइक्लोन है। बात समझ में आए क्या? चलो अब देखो यहाँ पे उस साइक्लोन की वजह से डिस्ट्रक्शन भी होता है। अब इस इमेज में देख सकते हो कि कैसा डिस्ट्रक्शन खतरनाक है। तो ऐसा ही बहुत खतरनाक डिस्ट्रक्शन होता है। यहाँ पे देखोगे एक बंगाल में आया था साइक्लोनिक विंड, जो कि बहुत खतरनाक, यहाँ पे उसका नाम था सुपर साइक्लोन। क्या था? सुपर साइक्लोन। ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट साइक्लोन हिट्स। वहाँ पे साइक्लोन हिट्स करते रहते हैं। कहाँ पे? ये जो एरिया है, ये एरिया है, इसमें साइक्लोन हिट करते रहते हैं। इंडिया का इस एरिया में साइक्लोन हिट करते रहते हैं, ईस्टर्न कोस्ट। एंड द मोस्ट साइक्लोन्स, उसमें से जो आया था सुपर साइक्लोन नाम रखा गया था, 1999 में आया था। ये साइक्लोन डेवलप्स ओवर द बे ऑफ बंगाल, पूरा स्ट्राइक किया था और पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। देखिए घर का घर उजाड़ दिया, ट्रांसफार्मर गिरा दिया, वायर गिरा दिया, सब कुछ खतरनाक कर दिया। और ये एग्जैक्टली डेट कब आया था, ये एग्जैक्ट डेट कब आया था? देखिए 28 अक्टूबर 1999 को आया था। और ये उड़ीसा को हिट किया था, उड़ीसा स्टेट को हिट किया था, बे ऑफ बंगाल में। और ये इसका स्पीड देखो 300 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो विंड का उतना स्पीड था, हिट किया था साइक्लोन। और उसमें से लगभग 10,000 आदमी के आसपास मारे गए थे, और लगभग 15 मिलियन का मतलब 1.5 करोड़ लोग घर से बेघर हो गए, 1.5 करोड़ लोग के आसपास। तो ये काफ़ी तबाही मचाता है ना। इसीलिए इस पे ये ओडिशा का जो कोस्टल फॉरेस्ट इज़ नॉट एज क्लियर्ड। और यहाँ पे देख सकते हैं सब सारा कुछ लिखा हुआ है, इसका डाटा लिखा हुआ है, कुछ बात नहीं है इसमें। और इससे ज़्यादा पुअर फिशरमैन को प्रॉब्लम्स होता है वगैरह वगैरह, सब लिखा हुआ, सब आप जानते हैं। तो आई होप कि आप समझ पाएँ। आज के लिए इतना ही। फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, इसको पढ़िए। जो चीज़ें आपको अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में हमको अच्छे से पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी जो इसका कॉन्सेप्ट्स था वो समझा दिए, बाकी जो रटने वाला चीज़ है वो तो क्या ही समझाएं उसको, है ना। चलो, ऑल द बेस्ट।